हेलो एंड वेलकम। आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले कर्नाटका हाईकोर्ट ने कर्नाटका गवर्नमेंट के एक ऑर्डर, टू बी प्रिसाइज कुछ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के एक ऑर्डर को सही करार दिया, जिसमें मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में हिजाब पहनने से मना किया था, ये कहकर कि हिजाब इस्लाम में एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। अब ये इशू क्यों, कब, कैसे शुरू हुआ था, मैं इस सब में आपका वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करने वाला और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा आइडिया होगा इस कंट्रोवर्सी का, क्योंकि ये एक नेशनल इशू बन चुका है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट क्या है, ये डेवलप कब और कैसे हुआ, और क्या ये टेस्ट अपने आप में काफ़ी या परफेक्ट है। इन सारे सवालों का जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिलेगा। लेकिन आज मैं आपसे एक शिकायत भी करना चाह रहा हूँ, और वो ये कि 70% ऑफ द व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जो कि गलत बात है। चलिए तो फिर पहले जान लेते हैं कि इस डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यानी ERP का मतलब होता है कोई ऐसी प्रैक्टिस या एक्ट जो एक रिलीजन के लिए ज़रूरी हो, और अगर उस एक्ट या प्रैक्टिस को ना करे तो उसकी वजह से उस रिलीजन में चेंज आ जाएगा। अगर हम इस डॉक्ट्रिन का बैकग्राउंड देखें तो पहली बार 1954 के एक केस, जिसको शॉर्ट में शिरूर मठ केस के नाम से जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल या यूं कहिए डेवलप किया था। इस केस में कुछ यूं हुआ था कि मद्रास गवर्नमेंट ने मठ के कुछ फाइनेंशियल अफेयर्स हैंडल करने पर कोई एक्शन लिया, और मठ वालों का कंटेंशन ये था कि मठ को राइट है कि वो अपने अफेयर्स मैनेज करें। मठ वालों ने कहा कि आर्टिकल 26 इस बात की आज़ादी देता है रिलीजियस डिनोमिनेशंस या सेक्शंस अपने रिलीजियस अफेयर्स खुद मैनेज करें। यहाँ इस बात पर फोकस है कि रिलीजियस अफेयर्स वर्ड यूज़ हुआ है। इस बात को पकड़ते हुए बेंच ने ये नोट किया कि कुछ अफेयर्स या मामलात ऐसे हो सकते हैं जिसको मज़हब या धर्म का रंग दे दिया जा रहा हो मगर नहीं हो, तो ज़रूरत इस बात की है कि रिलीजियस अफेयर्स को ऐसे अफेयर्स से अलग किया जाए। कोर्ट ने कहा कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, इसको हमें अगर कंफर्म करना है तो मज़हब या धर्म की किताबों से ही कंफर्म करना पड़ेगा। इस डिसीजन के बाद बदकिस्मती से कोर्ट्स ने यह समझ लिया कि शायद उनको इस बात की आज़ादी मिल गई कि वो एक छन्नी लगा दे जिससे हर आने वाले रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को वो इस बेस पर छाने कि कौन सी प्रैक्टिस रिलीजन के लिए ज़रूरी है और कौन सी ज़रूरी नहीं है। हालांकि इस टेस्ट का सिर्फ मकसद ये था कि डिस्टिंग्विश करे या अलग करे क्या चीज़ रिलीजियस है और क्या चीज़ रिलीजियस नहीं है। ऐसे डिसीजन से मसला ये हुआ कि कुछ प्रैक्टिसेस को हमेशा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल गई और कुछ को नहीं मिली। कुछ केसेस की मिसाल अगर पेश की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं 1983 के केस की, जिसको आनंद मार्गी या तांडव केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक प्लेसेस पर तांडव करना इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा केस सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब वर्सेस बॉम्बे 1962 यानी 1962 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे लॉ को स्ट्रक डाउन किया जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में इस बात पर रोक लगाता था कि वो मेंबर्स को एक्स कम्युनिकेट नहीं कर सकता, यानी अपने समाज से लोगों को बहिष्कृत या निकाल नहीं सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मेंबर को कम्युनिटी से बेदखल या खारिज करने को सही करार दिया। 2017 के फेमस केस शायरा बानो केस, जिसको ट्रिपल तलाक केस के नाम से जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को महज इस बात पर प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता कि रिलीजन उसको अलाउ करता है। और 2018 के फेमस शबरीमाला केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में औरतों की एंट्री पर पाबंदी को रिलीजन का इसेंशियल प्रैक्टिस और या इंटीग्रल पार्ट नहीं माना और मानने से इनकार कर दिया। मज़े की बात यह है कि एक औरत जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने बैन को सही कहा था। खैर, जान लेते हैं कि मसला कहाँ पैदा होता है। अभी तक की बात से हमें ये पता चला, और जो अक्सर जूरिस्ट भी मानते हैं, कि इसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन या टेस्ट पर इतना ज़्यादा गैर ज़रूरी जोर दिया गया है कि हम असल मकसद से काफ़ी दूर हो चुके हैं। कोई भी कहीं से आके भी मसला खड़ा कर देता है और किसी को भी कैसी भी प्रैक्टिस पर प्रोटेक्शन मिल जाता है, फिर वो चाहे डिस्क्रिमिनेटरी ही क्यों ना हो। इस डॉक्ट्रिन की कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई है। कुछ जूरिस्ट जो इस डॉक्ट्रिन का क्रिटिसिज्म करते हैं, उनमें सबसे पहला है कि ये डॉक्ट्रिन इसलिए कभी नहीं बनी थी कि कोर्ट्स में जजेस बैठकर इस काम में लगे रहें कि कौन सी प्रैक्टिस एसेंशियल है और कौन सी नहीं है।
इसका सिर्फ मकसद था ये देखना कि कौन सी प्रैक्टिस रिलीजियस है और कौन सी रिलीजियस नहीं है। दूसरा ये कि इस डॉक्ट्रिन से जैसे कोर्ट्स को एकदम फ्री हैंड मिल गया कि आप रिलीजन के समंदर में खूब डुबकियाँ लगाकर एकदम डीप तह तक चले जाएं, सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से रिलीजन में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। सवाल सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको यही काम करना था तो हमने किसी पंडित या मौलवी को क्यों नहीं बिठाया फिर जज की कुर्सी पर, और उन 5 करोड़ पेंडिंग केसेस का क्या होगा, उनमें फिर इंसाफ कब मिलेगा। तो फिर इस मसले का हल क्या है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है, और वो ये कि जब भी कोर्ट के पास ऐसा मसला आता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी अगर लोगों की कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स के अंदर तकरार हो तो इसको पीसफुली कैसे सेटल करें, और जो इशू खड़ा हुआ है वो कितना लेजिटिमेट है, इस बेस पर जज करें। दूसरा ये कि धार्मिक या मजहबी इंक्वायरी करने के बजाय किसी भी प्रैक्टिस को इक्वालिटी, डिग्निटी और सिविल राइट्स के बेस पर जज करें। इससे भी बेटर होगा कि अगर कोर्ट केस बाय केस के बेसिस पर जाए रादर दैन कि एक डॉक्ट्रिन को हर केस पर अप्लाई करें। तो ये था वीडियो का एंड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कुछ सीख लिया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।